सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गुरुजी 360 को और बेल के आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुजी 360 यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, MPSI हिंदी सीरीज़ का मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। जिन स्टूडेंट्स ने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको 70 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो 70 में से आपके कितने सही होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो भी स्टूडेंट्स MPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियोज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। तो आपका पहला प्रश्न साथियों कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ पर इस वाक्य में पंक्ति में बताना है यहाँ पर कौन सा अलंकार है। आपको अलंकार का नाम बताना है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार या फिर रूपक अलंकार, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो साथियों यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा रहेगा। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं दिया गया है कि मैया मैं तो चांद खिलौना लूंगा। ठीक है, चंद्र खिलौना लूंगा, मतलब उपमेय में उपमान का पूर्ण तरीके से इसको प्रत्यारोपित कर दिया गया, मतलब उपमेय और उपमान में बिल्कुल भी अंतर नहीं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। उपमेय में उपमान का आरोप लगा देना ही क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक है कि मैंने सुशीला पर भरोसा करके बात बताई, लेकिन उसने वही जाकर सारी बातें बता दी। सच ही कहा गया है कि सभी इस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करना। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा आएगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ईद का चांद, डूबते को तिनके का सहारा या अंधे की लकड़ी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो यहाँ पर ब्लैंक दिया हो यहाँ पर कौन सा मुहावरा सटीक बैठेगा इन चारों में से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन पहला रहेगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है, कि सच ही कहा गया है कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस वाक्य में कौन सा मुहावरा होगा, तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा होगा, ये वाला मुहावरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा साथियों आपका अगला प्रश्न कि उत्तर का अर्थ क्या है। उत्तर का अर्थ क्या होगा, चार ऑप्शन है। कमल प्रश्न, पर्वत का नाम प्रश्न, दक्षिण जवाब, एक दिशा का नाम या जवाब। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। उत्तर किसे कहा जाता है, एक दिशा का नाम भी उत्तर दिशा, और किसी के जवाब को भी क्या कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है। तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका चौथा प्रश्न कि मैंने यह काम नहीं किया हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो इस वाक्य को शुद्ध रूप लिखना है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसमें कुछ एरर है, तो आपको यहाँ पर इसका शुद्ध रूप लिखना है। चार ऑप्शन दिए, मैंने सिर्फ यही कार्य नहीं किया, मैंने यह काम नहीं किया, मैं यह काम कर चुका हूँ, मैं यही काम नहीं करूँगा। ठीक है, मैं यही काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका। तो साथियों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, मैंने यह काम नहीं किया है। ये वाला आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न कि उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको आपका क्या लिखना है, शुद्ध रूप लिखना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आप पढ़ सकते हैं। उसको अनेक ग्रंथों को लिखा, उसने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, उसने अनेकों ग्रंथों को लिखा, उसने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर रहेगा उसने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा रहेगा। ठीक है, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया, वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया, इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। तो ये कौन सा वाक्य दिया, सरल वाक्य दिया, इसको आप में किस में बदलना, संयुक्त वाक्य में बदलना। चार ऑप्शन है। वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया, वे पढ़ना चाहते थे इसलिए पुस्तकालय चले गए, वे पुस्तकालय गए क्योंकि पढ़ने में रुचि रखते हैं, वे नहीं पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए। तो इसमें से आपको बताना ही कौन सा संयुक्त रूप होगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, वे पढ़ना चाहते थे इसलिए कहाँ चले गए, पुस्तकालय चले गए। तो ये क्या है आपका संयुक्त वाक्य, और ये कौन सा वाक्य आपका सरल वाक्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न कि आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। कौन, यहाँ चार शब्द दिए हैं, उसके इसमें आ उपसर्ग लगा, और उपसर्ग मैं आपको बता चुका हूँ शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं। चार ऑप्शन है, अनिति, आगमन, आगमन, अत्यंत या अनुज। इनमें से आपको बताना है कि आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। जो साथियों उस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनिति। अनिति जो है शब्द है वो किस कौन से उपसर्ग से बना है, आ उपसर्ग से बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। यहाँ पर एक संयुक्त वाक्य दिया है कि उसने सर झुकाया तथा गुरु के चरण स्पर्श किए। तो इसको आपने इसको किस में बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। कि पहले उसने सर झुकाया फिर गुरु के चरण स्पर्श किए, उसने सर झुकाते ही गुरु को चरण स्पर्श किए, उसने सर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श किए, जो उसने सर झुकाए तो गुरु के चरण स्पर्श किए। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न को आपको यहाँ पर सरल वाक्य में बदलना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, उसने सर झुकाकर
गुरु के चरण स्पर्श किए। कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें? तीसरा दिखाई दे रहा है, उसने सर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श किए। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नवा प्रश्न। यहाँ पर भी आपका सेम टाइप का ही क्वेश्चन है कि साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। सुबह ही पहली बस पकड़कर शाम तक घर लौट आओ। ठीक है, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक घर लौट आओ, ये संयुक्त वाक्य है, इसको कौन से वाक्य में बदलना है? आपको साधारण वाक्य में बदलना है। तो साथियों आपका सही आंसर क्या जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। आपका सही आंसर रहेगा सुबह की पहली बस। यहाँ पर कौन सा आंसर सही रहेगा? आपका ऑप्शन दूसरा सही रहेगा कि सुबह की पहली बस पकड़ो और शाम तक घर लौट आओ। ठीक है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि फल का अर्थ क्या है। यहाँ पर शब्द दिया है फल, तो इनमें से इसके अर्थ क्या क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है फल का, वृक्ष का फल, परिणाम, तीर का अगला हिस्सा, वृक्ष का फल परिणाम भाला, वृक्ष का फल परिणाम तलवार का अगला हिस्सा, वृक्ष का फल परिणाम या चाकू। तो फल के कौन कौन से यहाँ पर अर्थ हो सकते हैं? तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, वृक्ष का कोई फल भी हो सकता है, परिणाम को फल कहा जाता है, तीर का जो अगला हिस्सा होता है उसे भी क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन पहला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा कि ओना प्रत्यय से शब्द बना है। ओना प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? और आपको बता ही दिया था मैंने कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। बिछोना, बिछोना, बिचोना, बिचोना। ठीक है, यहाँ पर सभी बिचोना टाइप के शब्द दिए हुए हैं, पर यहाँ पर क्या है कि वर्तनी के आधार पर कुछ गलत लिखे हो, तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो साथियों ये जो वाला सेकंड वाला बिचोना लिखा हुआ है ये वर्तनी के आधार से बिल्कुल सही है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ओना प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि अलक और अलिक का अर्थ क्या है? अल्क और अलिक का अर्थ क्या होगा? ठीक है, केश और मस्तक, मस्तक और मांग, तेल और मस्तक, पलक और मस्तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केश और मस्तक। ठीक है, ये जो अल्क लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है? केश, और ये अलिक लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ होगा? मस्तक होगा। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा विकल्प धरती का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि धरती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मोदिनी, तरंगिणी, वसुंधरा या पृथ्वी। तो आपको बताना है कौन सा धरती का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा तरंगिणी। ये जो है आपका किसका पर्यायवाची नहीं है? धरती का पर्यायवाची नहीं। बाकी मोदिनी, वसुंधरा और पृथ्वी ये किसके पर्यायवाची हैं आपके? ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? प्रसाद, माधुर्य, ओज या अभिधा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? तो आपको पता ही होगा कि प्रसाद, माधुर्य और ओज ये क्या है? काव्य के गुण है। ये चौथा जो अभिधा है ये आपका काव्य का गुण नहीं रहेगा। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 15वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा काव्य का भेद नहीं है? कौन सा काव्य के भेद नहीं है? मुक्त काव्य, महाकाव्य, चुटकुले या प्रबंध काव्य। तो साथियों ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, जो चुटकुले होते हैं ये काव्य के भेद नहीं होते। बाकी ये क्या है? काव्य के प्रकार है। महाकाव्य, मुक्त काव्य या प्रबंध काव्य ये क्या है साथियों? आपके काव्य के प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा साथियों आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा शब्द युग्म एक विलोम शब्द युग्म है? तो यहाँ पर आपको कौन से शब्द युग्म को छांटना है? विलोम शब्द युग्म को। देश विदेश, चाय वाय, अपने अपने, आदर सत्कार। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है देश और विदेश ये क्या है? विलोम युग्म है। ठीक है, देश का विलोम क्या होता है? विदेश होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए दशानन में कौन सा समास होगा? दशानन में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो साथियों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दशानन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन पहला रहेगा। ये कौन से समाज का उदाहरण है? बहुब्रीहि समाज का उदाहरण, क्योंकि द से आनंद जिसके मतलब कि रावण, तो यहाँ पर किसी तीसरे की ही बात की जा रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समाज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न साथियों कि इतना ही नहीं, हिंदी में ऐसे हजारों सूक्तियाँ और कहावतें प्रचलित हैं जिनके अर्थ ऊपर से तो स्पष्ट नहीं हैं, किंतु उनका अर्थ विस्तार करने पर उनके भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। लेखन की इस क्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी क्रिया है कि अर्थ ऊपर से तो स्पष्ट नहीं होता है, किंतु विस्तार करने पर उनका भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। तो इस क्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पल्लवन, विच्छेदन, स्पष्टीकरण या संक्षेपण। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या कहा जाता है? पल्लवन कहा जाता है। ठीक है, लेखन की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? पल्लवन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 19वां प्रश्न है कि कढ़ाई और कढ़ाई का अर्थ क्या है? कढ़ाई और कढ़ाई का अर्थ क्या होगा? ठीक है, सिलाई और लोहे का बर्तन, कसीदाकारी और टीन का बर्तन, कसीदाकारी और लोहे का बर्तन, कसीदाकारी और पीतल का बर्तन। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कढ़ाई और कढ़ाई का अर्थ क्या होगा।
तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा कसीदाकारी और लोहे का बर्तन। ये जो कढ़ाई है इसका अर्थ क्या होता है, कसीदाकारी, और ये कढ़ाई जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है लोहे का बर्तन। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं। संक्षेपण को क्या कह सकते हैं। संक्षेपण एक चुटकुला हो सकता है, एक प्रकार का महाकाव्य हो सकता है, एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण हो सकता है, एक प्रकार का शारीरिक परिश्रम हो सकता है। तो संक्षेपण क्या हो सकता है, संक्षेपण एक प्रकार का मानसिक परीक्षण हो सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन तीसरा रहेगा, संक्षेपण एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण हो सकता है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला प्रश्न कि संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, सभी बातों को बड़ा चढ़ाकर लिखना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातों को हटा देना चाहिए, सिर्फ पाठक को चटपटी बातें बतानी चाहिए, कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। तो संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्वी हिंदी की बोली है, इन चारों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, खड़ी बोली, मेवती, कन्नौजी या अवधी। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी होगी। तो इन चारों में से सही आंसर क्या रहेगा, अवधी। अवधी जो है वो आपकी कौन सी बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अलंकार का नाम बताइए कि हनुमान की पूंछ में लगा नहीं पाई आग, सिगरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, उल्लेख अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार या निदर्शना अलंकार। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि इस जो पंक्तियां दी हुई है इनमें कौन सा अलंकार है। तो साथियों यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा रहेगा, अतिशोक्ति अलंकार। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात की गई है वो काफ़ी बड़ा चढ़ाकर की गई है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई। ठीक है, तो साथियों सभी निशाचर भाग गए, तो ये लंका कांड का वर्णन यहाँ पर किया गया, हनुमान जी की पूंछ के विषय में बात की गई। तो यहाँ पर कौन सी बात की गई, अतिशोक्ति की गई, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशोक्ति अलंकार होगा। चलिए चारों राहों का समाहार का समस्त पद होगा, चार राहों का समाहार को क्या कहा जाता है, इसका समस्त पद क्या होगा, तो वो चौराहा, चौपदी, तिराहा या चरवाहा। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा, चौराहा। चार राहों के समूह को क्या कहा जाता है, चौराहा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि थाली का बेगन मुहावरे का अर्थ क्या होगा। थाली का बेगन मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ बैठना, कभी एक पक्ष और कभी दूसरे कोने में रहना, कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष में रहना, कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पिंजरे में रहना। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष में रहना। थाली का बेगन होने का अर्थ क्या होता है, कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष में रहना। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना बिन पेंदी का लोटा, उस टाइप में ये भी है थाली का बेगन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बघेली किस प्रदेश की बोली है। बघेली किस प्रदेश की बोली है, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है बघेली किस प्रदेश की बोली है। तो साथियों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, बघेली कहाँ की बोली है, आपकी मध्य प्रदेश की बोली है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा रहेगा। ठीक है, उतारन में को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है। उतारन को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है, पहना हुआ या पहनकर फेंका गया झूठन वस्त्र, किसी की नज़र उतारना, जमीन पर उतारना या तारने वाला। ठीक है, तो साथियों सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन पहला रहेगा, उतारन को क्या कहा जाता है, पहना हुआ या पहनकर फेंका गया झूठन वस्त्र। ठीक है, इसको खड़ी बोली में क्या कहा जाता है, उतारन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंततस की बात जानने वाले को क्या कहते हैं। अंततस की बात जानने वाले को क्या कहा जाता है, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो साथियों यहाँ पर दिया हो अंत्ययामी, अंतर्यामी, अंतर्ध्यान या अंतर्मन। ठीक है, तो ये अंतस की बात जानने वाले को क्या कहा जाता है, साथियों इसे क्या कहा जाता है, अंतर्यामी कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका 29वां प्रश्न कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। परास्त करना, पिस्ता खाना या परस्त करना। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, परास्त करना। परास्त करना मतलब दांत खट्टे करना। ठीक है, थोड़ा सा आप बर्तनी का ध्यान रखें, कहीं जल्दी जल्दी में आप परास्त कराना ना लगा के आ जाए। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें बिल्कुल बारीकी से, यहाँ पर क्या रहेगा, परास्त करना, ऑप्शन पहला करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि हथकड़ी का सामाजिक विग्रह है। हथकड़ी का सामाजिक विग्रह क्या होगा, हाथों की कड़ी, हाथी की कंदी, हाथ की कड़ी या हाथ की कनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हथकड़ी का समाज विग्रह बताना है कि इस हथकड़ी का सामाजिक विग्रह क्या होगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, हाथ की कड़ी। हाथ की कड़ी समाज विग्रह रहेगा। बहुत से लोग लगा देते हैं हाथों की कड़ी, तो हाथों की कड़ी नहीं होगा, हाथ की कड़ी होगा। ठीक है, इसका समाज विग्रह क्या होगा, हाथ की कड़ी होगा। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ओलावृष्टि या अतिवृष्टि। तो आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहा जाता है एक शब्दों में, वो कहा जाता है आपका अतिवृष्टि। मतलब ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकांशतः हास्य रस वाली रचनाओं के लेखक में इनमें से कौन है। अधिकांशतः हास्य रस वाली रचनाओं के लेखक कौन है। तुलसीदास, काका हाथरसी, सूरदास या कबीरदास। ठीक है, तो जो कौन से लेखक है जो अधिकांश हास्य रस की कविताएं लिखते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा काका हाथरसी। ठीक है, काका हाथरसी जो है वो हास्य रस की रचना वाले क्या है लेखक है। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा काका हाथरसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह और ग्रह का अर्थ क्या होगा। काफ़ी इजी है। ग्रह और ग्रह का अर्थ क्या होगा। घर और ध्रुव, घर और नौग्रह, घर और संसार या मकान और झोपड़ी। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा ग्रह और नौग्रह। ठीक है, ये वाला जो ग्रह है इसका अर्थ क्या होता है घर, और ये जो ग्रह होता है ये आपके सौरमंडल में ग्रह की बात की जा रही है। नौग्रह जो होते हैं वर्तमान में 8 है, बाकी इसमें दिया हुआ नौग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा। अर्वाचीन, पुराना, प्राचीर या अवर्चीन। ठीक है, तो प्राचीन का विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताना है। तो साथियों प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा, अवार्चीन। ठीक है, ये वाला जो लिखा हुआ है अर्वाचीन, ये क्या है प्राचीन का विलोम शब्द होगा। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली का नाम क्या है। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो निमादी, निमाड़ी, निर्माण या निमाड़ी। ठीक है, कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा निमाड़ी जो बोली है वो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुभव कहते हैं रति, हर्ष, शोक आदि स्थायी भाव को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आशाओं की चेष्टाएं। अनुभव किसे कहा जाता है। ठीक है, रति, हर्ष, शोक आदि स्थायी भाव को प्रकाशित व व्यक्त करने वाली आश्रय। रति, हर्ष, शोक आदि संचारी भाव को प्रकाशित व व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं। आलंबन, उद्दीपन आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आशय की चेष्टाओं को। ठीक है, तो अनुभव किसे कहा जाता है साथियों, आपको इसको सही बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रति, हर्ष, शोक आदि स्थायी भावों को। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट रहेगा कि रति, हर्ष, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाओं क्या कहा जाता है, अनुभव कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव किसे कहा जाता है। वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। जो सदैव के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए निर्वेद को पुष्ट करने के लिए निमित्त सहायक रूप में आते हैं तुरंत लुप्त हो जाते हैं। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए विभव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं तुरंत लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, संचारी भाव किसे कहा जाता है, वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त आते हैं, रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 38वां प्रश्न कि सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा। सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा, सहपाठी, प्रतियोगी, सहकर्मी या विरोधी। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतियोगी। सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा आपका, प्रतियोगी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्ष का पर्यायवाची क्या है। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है, राव, गाछ, सफरी, नीरज। ठीक है, इसमें से आपको बताना है वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों उस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गाछ। गाछ जो है आपका किसका पर्यायवाची है, आपका वृक्ष का पर्यायवाची है। चलिए जरा आपका अगला प्रश्न कि जो ही मैं वहाँ पहुँचा तो ही घंटा बज गया। इस वाक्य को कौन से वाक्य में बदलना है, आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वैसे ही घंटा बज गया, मैं वहाँ पहुँचा और तुरंत घंटा बज गया, मैं वहाँ पहुँचा वैसे ही घंटा बज गया, जो ही मैं वहाँ पहुँचा घंटा बज गया। इसको आपको कौन से वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य में बदलना। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मैं वहाँ पहुँचा और तुरंत घंटा बज गया। तो ये कैसा रहेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आप अपनी समतुल्य में नहीं ठहर सकते। यहाँ पर भी आपको इसको शुद्ध वाक्य में लिखना है। आप अपनी समानता में नहीं ठहर सकते, आप अपनी समता में नहीं ठहर सकते, आप अपनी समता में नहीं ठहर सकते, आपे उनकी समता में नहीं ठहर सकते। तो यहाँ पर आपको इसका सही रूप लिखना है इस वाक्य का। तो सही आंसर क्या रहेगा, आप उनकी समता में नहीं ठहर सकते। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कि आप उनकी समता में नहीं ठहर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सेकंड नहीं आएगा, ये ऑप्शन थर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सकते लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो सकाते लिखा हुआ है, तो ये सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, आपको इस प्रकार इसका ध्यान रखना है, वर्तनी का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि जरा सी गलती आपका यहाँ पर सिलेक्शन रोक सकती है। ठीक है, इस प्रकार आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा सही लिखा हुआ, आप उनकी समता में नहीं ठहरे सकते, यहाँ पर ये सकते में एक जरा सी मात्रा का अंतर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसका आपको हिंदी अर्थ बताना है। संयुक्त सचिव, अपर निदेशक, राज्य प्रमुख, अतिरिक्त निदेशक, तो आपको बताना है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो साथियों सही आंसर क्या रहेगा, संयुक्त सचिव। ठीक है, संयुक्त सचिव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमिश्नर, कमिश्नर को क्या कहा जाता है हिंदी में, प्रयुक्त, आयुक्त, संयुक्त या नियुक्त। तो काफ़ी ईजी है, आयुक्त जो होता है उसे क्या कहा जाता है, कमिश्नर कहा जाता है इंग्लिश में। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित परिभाषित शब्द में अंग्रेजी बताओ, संधि का पर्यायवाची क्या होगा। डिस्कशन, ट्रीटी, ट्रीटी, ट्रीटी। ठीक है, यहाँ पर 3 ट्रीटी दिए हुए हैं जो इंग्लिश में गलत स्पेल्ड किए गए हैं, अंदर इनकी स्पेलिंग गलत है, तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ट्रीटी। संधि को क्या कहा जाता है, ट्रीटी कहा जाता है, तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है, रस का भाव बताना है। कर पग गही अंगूठा मुख मेलन, प्रभु पोड़े पालने अकेले, हर्षी हर्षी अपने संग खेला। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस होगा, वात्सल रस, शांत रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। इसमें आपको रस का बताना है कौन सा रस होगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा। यहाँ पर कौन सा रस होगा, आपका वात्सल्य रस होगा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपको रस का नाम बताना है कि लागी बूंद बिंसी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा रस बताना है, यहाँ पर कौन सा रस होगा, शांत रस, करुण रस, हास्य रस या फिर रोध रस। तो साथियों ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं इनमें आपका कौन सा रस होगा, इसमें आपका शांत रस होगा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिक खाने वाले को बहुत कम खिलाना, मुहावरा क्या होगा। अधिक खाने वाले को बहुत कम खिलाने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, ऊँट के मुंह में हल्दी, ऊँट के मुंह में जीरा, हाथी के मुंह में धनिया या हाथी के मुंह में जीरा। तो साथियों इसका तो आंसर लगभग सबको पता होगा, सही आंसर क्या रहेगा, ऊँट के मुंह में जीरा। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वे मुख्य चरित्र के जीवन, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है इन चारों में से क्या आ सकता है। ठीक है, वे मुख्य चरित्र के जीवन को समग्रत में धारण करने के कारण विविधता और विस्तार होता है। काव्य का नाम बताइए, कौन सा काव्य होता है जिसमें जीवन को समग्रता के धारण करने के कारण विविधता और विस्तार होता है। मुक्त काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य या फिर खंड काव्य। तो साथियों आपका सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का, ऑप्शन दूसरा रहेगा। महाकाव्य में प्रमुख चरित्र के जीवन को समग्रता में धारण करने के कारण विविधता और विस्तार होता है। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा रहेगा, महाकाव्य। चलिए 51वां आपका प्रश्न देखते हैं कि कवि विशेष की भावना का चित्रण है। कवि विशेष की भावना का चित्रण क्या है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है या फिर कविता। तो इन चारों में से आपको सही बताना है इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कविता। कविता जो होती है कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण होता है, तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है क्या, 11वीं मात्रा पर यति होती है, क्या होता है वो। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं होती है, 11वीं मात्रा पर क्या होती है, यति होती है। छप्पा है, हरि गीतिका, रोला या फिर गीतिका। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, रोला। रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्रा होती है और 11वीं मात्रा पर क्या होती है, आपकी यति होती है। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन तीसरा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छंद का नाम बताओ, वह रोला और छल्ला उल्लाला के योग से बनता है और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं तथा अंतिम 2 चरणों में 28-28 अथवा 26-26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 4 पंक्ति रोला अथवा अंतिम 2 पंक्तियां उल्लाला की होती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा छंद होगा। ठीक है, उल्लाला, छप्पा, हरि गीतिका या फिर गीतिका। तो आपको बताना है यहाँ पर जो पूरी परिभाषा लिखी है इसके आधार पर कौन सा छंद होगा। तो साथियों सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर छप्पा है। ठीक है, इस परिभाषा के आधार पर यहाँ पर किस छंद की बात की जा रही है, छप्पा है छंद की बात की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कविता के 2 पक्ष होते हैं। कविता के 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं, केंद्रीय भाव, बाहरी भाव, शिल्प पक्ष और कथा पक्ष, भाषा और शैली, भाव पक्ष और कला पक्ष। इनमें से आपको बताना है कि कविता के 2 पक्ष कौन से होते हैं। तो साथियों सही आंसर क्या रहेगा, भाव पक्ष और कला पक्ष। ये जो 2 पक्ष होते हैं ये कविता के 2 पक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अक्षर शिल्पी कहाँ से प्रकाशित होती है। अक्षर शिल्पी कहाँ से प्रकाशित होती है। ठीक है, प्रकाशन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेहर, जसपुर, नागौद या फिर भोपाल। तो आपको बताना अक्षर शिल्प कहाँ से प्रकाशित होती है।
तो सही आंसर क्या रहेगा, ये आपकी कहाँ से प्रकाशित होती है, भोपाल से प्रकाशित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कला समय कहाँ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। कला समय कहाँ से प्रकाशित होती है, महिलावाद, दिसपुर, जैसलमेर या फिर भोपाल। तो इनमें से आपको बताना है कला समय कहाँ से प्रकाशित होती है। सही आंसर क्या रहेगा, भोपाल। ये भी कहाँ से प्रकाशित होती है, भोपाल से प्रकाशित होती है। साथ ही प्रकाशन से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पल्लवन में लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख कम होना चाहिए, विस्तार से होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इनको आपको बताना है कि पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार होना चाहिए, विस्तार या उल्लेख किस प्रकार होना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको बताना। तो सही प्रश्न क्या रहेगा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, करण और कर्ण का अर्थ क्या होगा। करण और कर्ण का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। बारिश और कान, कार्य और बातें, समझाना और सुनना, काम और कान। ठीक है, तो कर्ण और कर्ण का अर्थ क्या होगा। तो साथियों ये वाला जो कर्ण दिया हुआ इसका अर्थ होता है काम, और ये जो कर्ण दिया हुआ इसका अर्थ क्या होता है, कान। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। इस कर्ण का अर्थ होगा काम और ये जो कर्ण दिया हुआ इसका अर्थ होगा कान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। चोरी करने पर कोतवाल को द्वारा डांटे जाना, अपना अपराध झट से कबूल करके कोतवाली पर चिल्लाना, अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वाले को दोषी देना, अपना अपराध स्वीकार करके पूछने वाले को दोषी देना। तो साथियों सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका तीसरा रहेगा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अपना अपराध स्वीकार ना करके पूछने वाले को दोष देना। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन तीसरा रहेगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का अर्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर साथियों फिर से आपकी गद्यांश आ गए। ठीक है, गद्य और पद से संबंधित आपके 5 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 10 प्रश्न। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके इनको देख सकते हो, इनके प्रश्नों के उत्तर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, एक गद्यांश मिलेगा आपको और एक पद्यांश मिलेगा। ठीक है, गद्य और पद दोनों से ही आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस भी हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली लेकर इनके आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रॉल करके पूरा बता देता हूँ। ये आपके अंतिम 10 प्रश्न हैं जो आप गद्यांश और पद्यांश से लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो आप कितने आंसर सही कर पाए ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप कितने इसमें से सही कर पाए हैं। ठीक है, ये आपके हो गए 68 प्रश्न और ये रहा आपका। चलिए इसमें एक और देख लेते हैं, काव्य का उचित शीर्षक उसी दिशा अच्छी नहीं है, इस वाक्य में गलत शब्द का प्रयोग करें, उस शब्द को जानकर उसकी सही शब्द पहचानें। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया हुआ है कि उसकी दिशा अच्छी नहीं है, इस वाक्य में गलत शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपको वो निकालना है। उसकी दिशा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा गलत शब्द दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा साथियों, आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, उसकी दशा अच्छी नहीं है। ये जो दिशा लिखी हुई है इसके जगह पे क्या जाएगा, उसकी दशा अच्छी नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन MPSI में पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में माफ़ कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।